हेलो दोस्तों, मैं संदीप मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल एसएम क्लासेस में। दोस्तों, आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कोलाइडी विलयनों की आणविकता के माप के आधार पर उनके प्रकार की। तो इसमें हम जानेंगे कि कोलाइडी विलयनों को उनके कणों के आधार पर किस प्रकार से बांटा गया है। उसके अलावा हम लोग जानेंगे पायस और जल के बारे में, पायस का हमारे दैनिक जीवन में क्या उपयोग है, और इसके अलावा एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में जानेंगे जो कि है मिसल, जिससे कि एग्ज़ाम में 60 नोट में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो में पायस, जल, मिसल तीनों ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं। तो वीडियो का आप ध्यान से देखिएगा और जितने भी पॉइंट आपको इम्पॉर्टेंट लगते हैं और जो भी परिभाषा आपको सिंपल लगती है आप उन्हें नोट करते चलिए। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यदि हम बात करें आणविकता के आधार पर कोलाइडी विलयनों के प्रकार की, तो ये 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला है वृहदाणुक कोलाइड, दूसरा है बहुअणुक कोलाइड और तीसरा है संगठित कोलाइड। तो सबसे पहले हम बात करते हैं वृहदाणुक कोलाइड की। तो इस प्रकार के जो कोलाइड होते हैं उनमें परिचित प्रावस्था के कणों का जो माप होता है या आकार होता है वह बड़ा होता है, अर्थात ये लगभग 100 nm के बराबर होता है। तो याद रखिएगा कि जो वृहद आणविक कोलाइड होते हैं उनमें जो कोलाइडी कण होते हैं जिसे हम प्रक्षिप्त प्रावस्था कहते हैं, उनके कणों का आकार बड़ा होता है, लगभग 100 nm के बराबर होता है। तो यदि अगर इसके एग्जाम्पल की बात करें तो स्टार्च, सेलुलोज, प्रोटीन, ये सभी वृहद आणुक कोलाइड हैं। बात करते हैं दूसरे प्रकार के कोलाइड विलयन के बारे में जो कि है बहुअणुक कोलाइड। तो इसमें प्रत्येक परमाणु कोलाइड के आमाप का नहीं होता, पर वे आपस में पुंज बनाकर अर्थात जुड़कर कोलाइडी के नाप के अणु बनाते हैं। कहने का मतलब यह है कि इस प्रकार के जो कोलाइडी विलयन होते हैं इनमें कोलाइडी कणों का जो आकार होता है कई प्रकार का होता है, मतलब कुछ बड़े कुछ छोटे इस प्रकार के होते हैं। और ये जो कण होते हैं आपस में पुंज बना लेते हैं, मतलब आपस में जुड़ जाते हैं और आपस में जुड़कर कोलाइडी विलयन के कणों का आकार ले लेते हैं। तो यदि हम एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे सल्फ़र का सॉल हम लोगों ने देखा था, पीछे पढ़ा भी है। तो जो सल्फ़र के कोलाइडी विलयन होते हैं वे बहुअणुक कोलाइडी विलयन होते हैं। आइए नेक्स्ट हम तीसरे प्रकार के कोलाइडी विलयन की बात करते हैं जो कि है संगठित कोलाइड। ये पदार्थ कम सांद्रण में सामान्य विद्युत अपघट्यों की तरह कार्य करते हैं, परंतु अधिक सांद्रण में संगठित होकर मिसेल बनाते हैं जो कि कोलाइडी विलयन की तरह कार्य करते हैं। जैसे अगर हम बात करें साबुन लंबी श्रृंखला वाले वसी अम्ल जिनका फार्मूला होता है RCOONA, जिन्हें हम सोडियम लवण भी कहते हैं। तो आइए पहले हम समझते हैं कि संगठित कोलाइड होते क्या हैं। तो जनरली संगठित कोलाइड वे कोलाइड होते हैं जो कि कम सांद्रता पर प्रबल विद्युत अपघट्य की तरह व्यवहार करते हैं, लेकिन इनकी जब सांद्रता बढ़ जाती है तो इनके आयन आपस में मिल जाते हैं अर्थात सहगुणित हो जाते हैं और सहगुणित होकर एक कोलाइडी विलयन का आकार ले लेते हैं। और ये जब सहगुणित होते हैं और कोलाइडी विलयन का आकार लेते हैं या गुच्छों का निर्माण करते हैं तो इन गुच्छों को मिसेल कहते हैं तथा ऐसे पदार्थ सहगुणित या सहचारी कोलाइडी विलयन कहलाते हैं। तो आइए हम जानते हैं कि मिसेल होता क्या है, क्योंकि एग्ज़ाम में आपके 60 नोट में मिसेल पूछा जाता है। तो मिसेल को हम लोग समझते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया था कि जो साबुन होते हैं वे मिसेल का निर्माण करते हैं और साबुन जो होते हैं सोडियम के लवण होते हैं, या इसे हम कह सकते हैं स्टेरिक अम्लों के सोडियम लवण होते हैं। यह कम सांद्रता पर जल में निम्नलिखित प्रकार से आयनित होकर स्टेरेट आयन बनाते हैं। तो जैसा कि आप रेड बॉक्स में देख सकते हैं ये साबुन का फार्मूला है C17H35COONA। यदि हम इसको ब्रेक करें तो C17H35COO माइनस चार्ज और प्लस सोडियम आयन में ये टूट जाता है। तो ऊपर की ओर जो टूटा हुआ भाग है C17H35COO माइनस, जो कि आप ग्रीन बॉक्स में देख रहे हैं, यह एक स्टेरेट आयन है और इसके 2 भाग होते हैं। एक भाग होता है हाइड्रोकार्बन भाग और दूसरा होता है ऋण आवेशित भाग। तो यदि हम बात करें हाइड्रोकार्बन भाग की तो ये जल प्रतिकर्षी भाग होता है, अर्थात ये जल विरोधी होता है, ये जल में घुलता नहीं है। तथा जो ऋण आवेशित भाग होता है वो जल आकर्षी भाग होता है, अर्थात ये जल के प्रति आकर्षण रखता है और ये जल में घुल जाता है। साबुन को जब अधिक मात्रा में जल पे हम घोलते हैं
तो ये स्टेरेट आयन बनाता है, जैसा कि ऊपर हम लोगों ने रिएक्शन में देखा। अब इसके जो हाइड्रोकार्बन वाले भाग होते हैं वे आपस में जुड़कर एक गुच्छेनुमा संरचना बना लेते हैं। और ये जो हाइड्रोकार्बन वाले भाग होते हैं जिसको हम बोलते हैं टेल रीजन, ये क्या कहते हैं, जितनी भी गंदगी मैल होती है, चूँकि ये जल प्रतिकर्षी होते हैं तो ये मैल से जाकर जुड़ जाते हैं। जबकि जो ऊपर वाला पार्ट है ऋण आवेशित भाग, जिसे मैंने बताया था कि ये जल रागी होता है, अर्थात जल के प्रति स्नेह रखता है, जल में आसानी से जुड़ जाता है, तो ये पानी से जुड़ता है। तो जो टेल वाला रीजन होता है हाइड्रोकार्बन वाला, वो मैल से जुड़ता है, और जो माइनस वाला पार्ट है वो पानी से जुड़ता है। और इस प्रकार से ये जुड़कर एक गुच्छेनुमा संरचना बना लेते हैं जिसे हम कहते हैं मिसेल। इसका आकार कोलाइडी कणों के आकार के बराबर होता है तथा इसकी संरचना में ऋण आवेशित भाग जो होता है वो बाहर की ओर होता है और जो टेल वाला पार्ट होता है वो अंदर की ओर होता है, जैसा कि आप नीचे की ओर देख रहे हैं। आइए अब हम इसे एनिमेशन के थ्रू समझते हैं। तो पहले हम जानते हैं कि मिसेल होता क्या है। पहले मैं शॉर्ट में बता देता हूँ। तो जब पार्टिकल गुच्छे का रूप ले लेते हैं और कोलाइडी विलयन बनाते हैं उसे हम बोलते हैं मिसेल। अब जब हम पानी में साबुन को घोलते हैं तो जैसा कि मैंने बताया था कि इसकी सांद्रता बढ़ जाती है और साबुन में दो भाग होते हैं, एक होता है हाइड्रोफोबिक और दूसरा होता है हाइड्रोफिलिक। हाइड्रोफोबिक को हम बोलते हैं जल विरागी और हाइड्रोफिलिक को हम बोलते हैं जल रागी। तो जो इसका हाइड्रोफोबिक भाग है अर्थात जल विरागी भाग है वो मैल से जुड़ जाता है। टेल वाला रीजन, जैसा कि देख रहे हैं येलो कलर से आपको टेल रीजन दिखाई दे रहा है, तो ये मैल से जुड़ जाता है। और जो ऊपर की तरफ ब्लू वाला भाग है जो कि जल रागी है, इसलिए यह जल से जुड़ जाता है। और इस प्रकार जब आपस में ये मिलकर एक गुच्छनुमा संरचना बनाते हैं, जैसा कि एनिमेटेड वीडियो में आप देख रहे हैं, तो जब ये गुच्छनुमा संरचना बनाते हैं इसी संरचना को हम कहते हैं मिसेल। आई होप कि आपको एनिमेशन के थ्रू समझ में आ गया होगा। आइए मैं इमेज के थ्रू भी आपको दिखा देता हूँ कि कैसे मिसेल्स का फॉर्मेशन होता है। तो जैसा कि देख सकते हैं इमेज में आप, बीच में लिखा है डर्ट अर्थात गंदगी है, और उससे जो साबुन का टेल वाला रीजन है जो कि मैंने बताया था हाइड्रोफोबिक होता है अर्थात जल विरागी होता है। चूँकि मैल हम जानते हैं कि पानी में नहीं घुलता, इसलिए ये जल विरागी होता है। तो ये साबुन के जल विरागी वाले भाग से जुड़ जाता है। और वही साबुन का जो हेड वाला भाग होता है वो जल के प्रति आकर्षी होता है, वो पानी से जुड़ जाता है। तो इस तरह डिटर्जेंट दो तरीके से जुड़ता है, एक तो पानी से और दूसरा मैल से। और ये जुड़कर जो संरचना बनाता है उसे कहते हैं मिसेल। और इस प्रकार आसानी से हम डिटर्जेंट या साबुन के द्वारा कपड़े के मैल को धो पाते हैं। आइए नेक्स्ट हम बात करते हैं कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक की जो कि आपके एग्ज़ाम में शॉर्ट नोट में पूछे जाते हैं और आपके आने वाले एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो हम बात करते हैं पायस और जेल की। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पायस की। तो पायस वे कोलाइडी विलयन होते हैं जिनमें कि परिचित प्रवस्था और परिक्षेपण माध्यम दोनों ही द्रव होते हैं। दोनों द्रव एक दूसरे में अमिश्रणी होते हैं। तो याद रखिएगा, पायस में जो परिचित प्रवस्था है और परिक्षेपण माध्यम है, मतलब जिसको घोला जाता है और जिसमें घोला जाता है, दोनों ही लिक्विड द्रव रूप में पाए जाते हैं। अब यदि बात करें, ये जो दोनों द्रव होते हैं ये एक दूसरे में अमिश्रणी होते हैं, मतलब कि आपस में घुलते नहीं हैं। जैसे अगर हम पानी में तेल डालें या तेल में पानी डालें तो वो आपस में घुलेगा? नहीं घुलेगा, क्योंकि अगर ये मिश्रणी होते तो ये वास्तविक विलयन बना लेते हैं। तो याद रखिएगा, अगर दो द्रव जो आपस में मिश्रणी है अगर हम एक दूसरे में घोल दें तो वो कोलाइडी विलयन नहीं बना सकते, वो क्या बना देंगे? वास्तविक विलयन। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि पायस किसे कहते हैं। अब बात करें पायस के प्रकार की, तो पायस दो प्रकार के होते हैं। पहला है पानी में तेल का पायस। तो इसमें जो परिक्षिप्त प्रवस्था होती है वो होता है तेल, और जो परिक्षेपण माध्यम होता है वो होता है पानी। तो कहने का मतलब है कि पानी में हम तेल को मिला रहे हैं, क्योंकि जिसको घोला जाता है उसको बोलते हैं हम परिक्षिप्त प्रवस्था, और जिसमें घोलते हैं उसे बोलते हैं हम परिक्षेपण माध्यम। तो फिर से सुन लीजिए कि जो यहाँ पर तेल है वो है परिक्षिप्त प्रवस्था जिसे हम घोल रहे हैं, और पानी है परिक्षेपण माध्यम जिसमें हम घोल रहे हैं। यदि हम उदाहरण की बात करें तो दूध, क्योंकि दूध में द्रव वसा पानी में परिक्षिप्त होता है। और वहीं अगर दूसरा उदाहरण लें तो चेहरे पे लगने वाली जो क्रीम है वो भी इसका उदाहरण है। तो पहले आपको मैं दूध के बारे में समझा दूं कि कैसे दूध एक पायस है।
क्योंकि दूध में जो फैट होते हैं, फैट मतलब वसा, ये एक क्या है, परिचित प्रावस्था है, और ये पानी में क्या होते हैं, घुले होते हैं। तो इस तरह से जो दूध है वो तो पायस है, परंतु पायस का कौन सा रूप है, पानी में तेल का पायस। नेक्स्ट हम बात करते हैं पायस के दूसरे प्रकार की, तेल में पानी। तो इसमें जो परिक्षिप्त प्रावस्था है वो है पानी, और परिक्षेपण माध्यम है तेल, अर्थात हम तेल में पानी को घोलेंगे। तो एग्जाम्पल की बात करें, मक्खन, कॉड लिवर तेल, कोल्ड क्रीम आदि इसके उदाहरण हैं। तो एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ याद रखिएगा, जो चेहरे पे लगाने वाली क्रीम है वो पानी में तेल का पायस है, जबकि आपका जो कोल्ड क्रीम है वो तेल में पानी का पायस है। यदि बात करें हम पायस के कुछ और कैरेक्टर की, तो इसमें जो घुले हुए परिचित प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम है वो दोनों अमिश्रणी होते हैं, और अमिश्रणी होने के कारण ये अलग अलग हो जाते हैं। इसलिए पायस को हम स्थायी बनाने के लिए इसमें पायसीकरण मिलाए जाते हैं। जैसे यदि हम तेल और पानी के मिश्रण में अगर साबुन डाल दें तो साबुन का उपयोग पायसीकरण में होता है, क्योंकि अभी मैंने पीछे आपको बताया था कि जो साबुन है, साबुन गंदगी और पानी को एक दूसरे के साथ बांधता है और बनाता है मिसेल, और एक तरह से ये क्या बन जाता है, कोलाइडी विलयन बन जाता है। आइए नेक्स्ट हम बात करते हैं पायस के कुछ अनुप्रयोग की। तो पायस हमारे दैनिक जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, और इनके कुछ उपयोग की बात करें तो सबसे पहला है कपड़ों और शरीर पर से मैल धोने की साबुन और संश्लेषित अपमार्जक की प्रक्रिया तेल और पानी के पास बनाने पर ही आधारित है। तो ये पूरा प्रोसेस मैंने पीछे आपको एनिमेशन के थ्रू समझा दिया है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि मैंने बताया था कि जो शरीर में मैल है और जो पानी है, तो मैल पानी से तो अलग होता नहीं है, तो उसके लिए हम क्या लगाते हैं, साबुन या डिटर्जेंट का उपयोग करते हैं। तो साबुन या डिटर्जेंट क्या बना देते हैं, मिसल बना देते हैं, जो कि पायस का ही एक रूप है। वही बात करें दूसरे उपयोग की, तो दूध, पानी और वसा का पायस, मक्खन और क्रीम भी पायस है। इसके अलावा विभिन्न प्रकार के जो चेहरे के क्रीम है, लोशन है, ये भी पायस के ही रूप है। और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट अगर हम उपयोग की बात करें तो आंत में वसा का पायसीकरण होता है। यदि आपने बायो में पाचन पढ़ा होगा क्लास 10th में, तो वहाँ पर जो हमारी आंत है, तो आंत में जो वसा की जो छोटे छोटे बूंदें होती हैं वो आपस में मिलकर पायस का रूप ले लेती हैं, और उस प्रक्रिया को ही पायसीकरण कहा जाता था। तो ये भी एक तरह से पायस का ही रूप है और पायस के उदाहरण है। वही बात करें हम सल्फाइड ऐश के शोधन के लिए प्रयुक्त होने वाले जो फेन प्लवन विधि है, उसमें भी तेल का पायस के रूप में उपचार या उपचारित किया जाता है। तो अगर आपने लोगों ने तत्वों का निष्कर्षण पढ़ा होगा तो उसमें एक प्रक्रम था फेन प्लवन विधि, जहाँ पर आपने देखा था कि उसमें पाइन ऑयल और पानी डालकर धातुओं का शोधन किया जाता है। तो ये भी एक प्रक्रम है ऐसा जिसमें कि पायस विधि का प्रयोग करते हैं। तो उपरोक्त जो भी हम लोगों ने एग्जाम्पल पढ़े सभी पायस के उपयोग से रिलेटेड है। तो यदि हम बात करें पायस से रिलेटेड पूछे जाने वाले क्वेश्चन की, तो शॉर्ट नोट में सिर्फ पायस ही पूछा जाता है, इसके अनुप्रयोग कभी पूछे नहीं जाते हैं। बट आप इसको तैयार रखिए, आपके डेली लाइफ में पायस का उपयोग कहाँ है। आइए बढ़ते हैं हम नेक्स्ट, जो हमारा एक और टॉपिक बचा हुआ है जो है जेल। तो बात करते हैं जेल की, कि जिन कोलाइडी विलेनों में जो परिचित प्रावस्था होती है द्रव होती है और परिक्षेपण माध्यम ठोस होते हैं, वह अवस्था कहलाती है जेल की। तो जेल में परिचित प्रावस्था द्रव होती है और परिक्षेपण माध्यम ठोस होता है, अर्थात हम लोग द्रव को ठोस में घोलते हैं। जैसे अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, पनीर है, बूट पॉलिश है, जेल है, ये इसके उदाहरण हैं। और अधिकतर उपयोग होने वाले जेल जो होते हैं वो जलरागी कोलाइडी विलेन होते हैं। जैसा कि पीछे मैंने आपको बताया था कि जलरागी उन्हें कहते हैं जो जल के प्रति स्नेह रखते हैं, अर्थात जल में आसानी से घुल जाते हैं। तो जो जल होते हैं वो जलरागी कोलाइडी विलेन होते हैं, जिनका तनु विलयन उचित परिस्थितियों में लचीले अर्धठोस पदार्थ में बदल जाता है। तो जैसा आप लोग जेल को देखे होंगे, तो जेल जैसे लगता है न तो लिक्विड है न तो सॉलिड, मतलब कह सकते हैं अर्धठोस अर्थात सेमी सॉलिड होता है। उदाहरण के रूप में लें जिलेटिन का, अगर पानी में 5% जलीय विलयन ठंडा करने पर जेल का ब्लॉक बन जाता है, और इसे कुछ समय के लिए रख दिया जाए तो इसमें उपस्थित कुछ द्रव
खो देता है, मतलब इसका वाटर लॉस हो जाता है और ये सिकुड़ जाता है और संकुचित होकर यह धीरे धीरे जमने लगता है। वहीं बात करें हम जेल की, तो जेल दो प्रकार के होते हैं, लचीले जेल और अलचीले जेल। तो यदि हम बात करें लचीले जेल की, तो लचीले जेल उत्क्रमणीय होते हैं। पानी खोने पर ये जैसे रहते हैं वैसे ही अवस्था में आ जाते हैं और यदि इनमें फिर से पानी मिला दिया जाए तो वो वापस मूल अवस्था में आ जाते हैं। जबकि बात करें अलचीले जेल की, ये अनुत्क्रमणीय होते हैं, अर्थात अनुत्क्रमणीय जो जेल होते हैं अगर उनके पानी को निकाल दिया जाए और वापस उसमें फिर से पानी डाला जाए तो ये अपने वास्तविक अवस्था में नहीं आ पाते, इसलिए ये अनुत्क्रमणीय जेल होते हैं। वही बात करें हम जेल की उपयोगिता की, तो कई तरह से जेल हमारे उपयोग में आते हैं, जैसे सिलिका, पनीर, जेल, बूट पॉलिश, दही, ये काफ़ी उपयोगी जेल हैं जो कि हमारे दैनिक जीवन में प्रयोग किए जाते हैं। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। यदि आपको कोई भी डाउट हो या आप कोई भी क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट कीजिए, मैं आपको उसका रिप्लाई करूँगा। इस वीडियो को अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि वो भी इस वीडियो का लाभ उठा पाएँ। और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और हमारे चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बगल में जो बेल आइकन है उसको प्रेस कीजिए ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।